Okay. Good afternoon, SIBCom students. Today I am going to discuss about the science and scientific temper. What is scientific temper? To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform is one of the fundamental duties of the people of Republic of India according to the Constitution of India. So यहाँ पे ऐसे बताया गया according to the Constitution of India, the people have given the fundamental duties. India is a secular nation. India exhibits unity in diversity. India is distinguished by her unique ethnic ethnic fabric. People of the different castes, creeds, religion live here in the perfect harmony. So here we can see the different kind of the people, that different kind of the person, different kind of the religion, different kind of the caste, but they are living together. This ethnic fabric has witnessed the communal violence, religious sentiment being aroused by being aroused by unhealthy elements and undue advantage of being taken on geopolitical come fundamentally nationalistic and ethnic situation like the Kashmir issues. So we can see, though we are living together, but here we can see that some unwanted or undue uh, geopolitical circumstances और nationalistic and ethnic situation like कश्मीर इशू कि जैसे कश्मीर में बहुत बार आतंकवाद वगैरह होता है, आतंकवादी हमले होते हैं, तो उसको लेकर समाज को लेकर या धर्म को लेकर कास्ट को लेकर ऐसे छोटे मोटे झगड़े हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं. The clamour of individual the clamor of individual identity by the different communities and religions has also resulted in the varied outcomes. तो यहाँ पे हमें हर एक इंडिविजुअल की कम्युनिटी, हर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कैसे दिखाई देती है, अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती है. Therefore, especially in the Indian context, the cultivation of scientific temper will ensure the prevalence of peace, wisdom and positive action. So इसकी वजह से जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं तो वो उसका काम क्या है, पीस विजडम और पॉजिटिव एक्शन एस्टेब्लिश करना. इट विल फॉस्टर द क्लाइमेट ऑफ इंटेलिजेंस नेशनल बिल्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस. तो उसका काम, उसकी वजह से क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर की वजह से कि जो हम बोलते हैं कि एक जो माहौल होता है आतंक का या रिलीजियस को लेकर एक माहौल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस माहौल को ठीक करने के लिए जो साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से इंटेलिजेंस वाला क्लाइमेट तैयार होता है. मीन्स जो बुद्धि होती है लोगों की वो सही दिशा में या सही दिशा में उसको इस्तेमाल किया जाए, सही नेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाए. द कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर The cultivation of scientific temper will ensure that the following: the rational state of mind, thought and reason. तो जैसे हमारा एक हम बोलते हैं कि एक स्थिर दिमाग और उसका जो सोच होता है और जो उसका जो रीज़न होता है वो स्टेबल होना चाहिए. थिंकिंग एंड एक्शन बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड द फोकस ऑन द गेनिंग मोर नॉलेज. तो इसकी वजह से क्या होता है कि थिंकिंग एंड एक्शन बेस्ड ऑन द नॉलेज कि जब हमको कुछ ज्ञान बांटा जाता है या ज्ञान दिया जाता है तो उसके ऊपर हमें किस तरह से काम करना चाहिए कि उसकी वजह से हम और कैसा ज्ञान प्राप्त करें, उसके ऊपर दिखाया जाता है. द एंड ऑफ सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीफ एंड रिलीजियस एंड कल्चरल. तो आपको ऐसा लगता होगा कि साइंटिफिक टेम्पर का इसके यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो समाज होता है वो सुपरस्टिशन जस्ट में सुपरस्टिशन और ब्लाइंड बिलीफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस की तरह नहीं बढ़ सकता. लेकिन जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो वो सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीफ, रिलीजन और कल्चरल बैरियर्स ये सब कुछ हटा देता है. द सीकिंग माइंड दैट क्रेव्स फॉर द एनलाइटमेंट एंड द नॉलेज. तो एक दिमाग को क्या चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए और एनलाइटमेंट चाहिए, वो दिशा चाहिए सही जो उसको सही दिशा में लेके जाए. ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बैरियर्स कॉज्ड बाय द कास्टिज्म एंड डिप्राइवेशन इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द कलेक्टिव कंसर्न टू अचीव द पॉजिटिव गोल्स. कि अपने पॉजिटिव गोल्स को अचीव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए. ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स वी हैव टू ब्रेक डाउन, लाइक
कि ये इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, यहाँ पे नहीं। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिव कंसेंस जो अचीव है, यहाँ पे सब एक साथ जुट के काम करते हैं। देन टेस्टिंग ऑफ द नॉलेज एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट, कि जो नॉलेज हमको यहाँ पे मिलता है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, उसको सही है या नहीं, उसको वेरीफाई किया जाता है फैक्ट्स को। देन फास्टर द डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि उसको प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उनका क्या, इस ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए कि जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोग्रेस हो। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं कि पहले पुराने ज़माने में खत का इस्तेमाल किया करते थे। जब हम एक दूसरे से बात कर लेते थे तो पहले खत खत लिखते थे एक दूसरे को, उसके बाद लैंडलाइन आया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आए। अभी तो ऐसे इतने पतले और स्लिम ट्रिम मोबाइल आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि मोबाइल जेब में रखा है या नहीं रखा है। द कॉमन मेजरिंग ऑफ रोड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज इज़ द बेसिक आइडेंटिटी, तो उसका जो कॉमन थीम है साइंटिफिक टेम्पर का, तो उसका साइंटिफिक टेम्पर का कॉमन थीम कौन सा आता है, उसका बेसिक नीड क्या है, नॉलेज है और एजुकेशन है। इंक्रीजिंग द नेशनल प्रोडक्टिविटी, कि नेशनल प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है, तो एक तो साइंस नॉलेज की वजह से और एजुकेशन बढ़ने की वजह से उसमें नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। देन कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन ऑफ एथनिक क्लैशेस and minority dissatisfaction. Society is stratified into the rich and poor and have not. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल होना चाहिए एथनिक्स क्लैशेस में, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम रिलीजियस को लेके झगड़ा वगैरह करते हैं, या कास्ट को लेके ऊपर नीचे झगड़ा वगैरह करते हैं, या पुअर या अपर क्लास को लेके, ये सब है या नहीं, उसको सब कुछ निकाल देना चाहिए। द नॉलेज विल फ्रॉम द बेसिस फॉर द मेजरिंग एंड इंडिविजुअल्स वर्थ वैल्यू, तो नॉलेज किस तरह से मापा जाता है, तो नॉलेज एक इंसान की, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम थे, मुस्लिम कास्ट से थे, लेकिन गरीब फैमिली में से थे, फिर भी उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई, कि वो साइंटिस्ट थे और जो प्रधानमंत्री रह चुके थे बहुत साल पहले। तो ये एक सब कुछ एक बैरियर तोड़ देता है, ये एक का बेस्ट एग्जाम्पल है। टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज विल स्टेम फ्रॉम द हाई थिंकिंग कैरेक्टराइज्ड बाय द गुड एजुकेशन। तो क्या बताएं आपको, टॉलरेंस मीन्स सहन शक्ति और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज मीन्स हम बोलते हैं कि इंसान को इंसान के नज़रिए से देखने का जो एक, और हाई थिंकिंग वाला जो जो जज्बा होता है, वो सिर्फ हमें एक अच्छा एजुकेशन ही दे सकता है। तो एजुकेशन जैसे हम हमें सबको पता है, हम यहाँ आगे भी पढ़ चुके हैं कि एजुकेशन किसी एक गरीब के लिए नहीं है या किसी अमीर के लिए नहीं है, सबके लिए एक जैसे ही होता है। तो वहाँ से हमारा, जैसा बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हम स्टार्ट करते हैं, कि जैसा हम एजुकेशन लेते हैं। दूसरा है एन एटीट्यूड ऑफ हेल्दी skepticism, meaning thereby not accepting others' assertion unless they are logical, rational and supported by the proper evidence। तो एक जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार होता है, और दूसरों को हम बोलते हैं कि skepticism meaning is thereby not accepting others assertion unless they are logical, rational and supported by the proper। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आदिवासी लोग वगैरह जो होते हैं, अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन वो जैसे हम बोलते हैं कि तांत्रिक के पास वगैरह जाते हैं, वो उनकी दवाई लेते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कि ये जो लॉजिकली दे आर लॉजिकल, रैशनल एंड सपोर्टेड बाय द प्रॉपर एविडेंस। तो हम जब एजुकेशन लेते हैं तो वो एक लॉजिकल है, रैशनल है और सपोर्टेड बाय द प्रॉपर यूनिवर्सलिज्म, कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जब एजुकेशन लेते हैं तो हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, वो एक सोच हो जाती है कि देश का भला करना है, अपना भला करना है, सबका भला करना है। फ्रीडम फ्रॉम द प्रेजुडिसेस और द बायस, कि जो प्रेजुडिसेस होते हैं लोगों के प्रति, या वो सब कुछ हट जाता है। ऑब्जेक्टिविटी एंड ओपन माइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, तो ये नॉलेज लेते हुए जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारा हमारा जो माइंड होता है वो ओपन माइंडेड हो जाता है, या ये ह्यूमिलिटी वाला हो जाता है। सबके बारे में हम सोचने लगते हैं, सबके बारे में
सबका अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। ओके, यहाँ पे आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। Observation and inferences play the important role in the development of scientific knowledge. Then observation जो होता है, जो scientific knowledge में, साइंस में, तो observation और जो evidence होता है उससे ज़्यादा importance उसको दिया जाता है. Recording observation and inferences and correlating them to occurrences in the nature leads to द क्रिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज। तो ये एक दूसरे से जुड़ा है, ऑब्जर्वेशन जुड़ा है, इन्फ्लुएंसेस जुड़ा है, और उससे लेके जो नेचर में अकरेंसेस होते हैं वो एक क्यों हुआ, कि फॉर एग्जांपल भूकंप है, कि भूकंप क्यों आया, उसका जो प्रोपोर्शन था वो कितना था, या वो किस पॉइंट पे आया, तो उसके लिए अगर वो होता है तो उसको कम कैसे किया जाए, तो ये हम बोलते हैं उसका क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज। Then similarly, learning from the natural occurrences through the observation, analysis and understanding leads to the development of the scientific knowledge। कि जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके कि अगर कोई भी नेचुरल occurrences होता है तो उसको रोकने के लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा चैप्टर 3 में बहुत अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। तो possibility of human error must be accepted. Error free and minimizing error inferences and conclusion methods must be designed through the proper methodology। तो उसमें क्या होना है कि जो हमारा हम जो भी काम कर रहे हैं, इन्फरेंसेस कर रहे हैं या कंक्लूजन मेथड उसमें निकाल रहे हैं, तो जीरो एरर वाला होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कोई भी जब मेडिसिन बनाते हैं या मेडिसिन बाजार में या मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके पहले उसका ट्रायल किया जाता है, ना कि फर्स्ट ट्रायल उसको बाजार में लॉन्च किया जाता है। उसमें जीरो एरर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको बाजार में वो मेडिसिन अवेलेबल होगा। देन एडिक्वेट डेटा कलेक्शन मस्ट प्रीसीड इन्वेस्टिगेशन। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं या डेटा एडिक्वेट कलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से हमें ले जाता है, मस्ट प्रीसीड इन द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे मैं आपको एक मेडिसिन का एग्जांपल बताती हूँ कि मेडिसिन बनाने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है कि बाबा फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन बनाए तो उसमें क्या डालना चाहिए जिसकी वजह से और लोगों को इम्यूनिटी उनकी बढ़े। ओके, फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है तो उसको उसमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन वो वहाँ पे बताया गया है। द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में हैव क्रिएटिव इंसाइट एंड देयर मे बी मोर देन वन एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ मॉडल the happening outcomes based on the prediction knowledge leads to the confidence building and greater efficiency। जब भी साइंस जब एक्सप्लेनेशन देता है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्रिएटिव होता है, क्योंकि पहले जैसे मैंने अभी पहले जैसे एक ही साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे इन द रिसेंट ट्रेंड मल्टीपल साइंटिस्ट दे आर experiencing on the different on the particular object, on one particular object, and they have the different opinions, they have the creative insightness and the result कि उसका जो इन्वेस्टिगे मीन्स उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसके जो रिजल्ट जो आता है उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक मॉडल के रूप में आता है कि फॉर एग्जांपल उसको किस तरह से सराहना है। दूसरा है कि उसमें जो नॉलेज लगा है तो वो फॉर एग्जांपल वो कॉन्फिडेंस अगर वो सक्सेस होता है तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल पे उनको ले जाता है। कि फॉर एग्जांपल मंगलयान, ओके, कि फॉर एग्जांपल आपने शायद मंगलयान मूवी देखी होगी तो आपको शायद ये पता चलेगा, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ओके, कि कितना मेहनत लगता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आते, ये सब कुछ हमको पता चलता है। द साइंटिफिक प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम द लॉजिकल एंड द सिस्टमेटिक वर्क एंड ऑल्सो थ्रू द क्रिएटिव इंसाइटमेंट। तो साइंटिफिक जो वर्क होता है तो उसको थोड़ा सा देर ज़रूर लगता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक वर्क होता है, ऑर्गेनाइज वर्क होता है, लॉजिकली होता है और क्रिएटिव इंसाइटनेस की वजह से आता है, क्योंकि हर एक का दिमाग कि यहाँ पे और क्या बेहतर बनाए, और क्या बेहतर बनाए। Okay, the next point is open-mindedness and the willingness to receive
the new ideas and understand the new truth is important to the culture of the science. तो उसमें ओपन माइंडेड वो ज़्यादा ज़रूरी है, विलिंगनेस कि उसको फॉर एग्जांपल मैं ही सही हूँ, दूसरे गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कि जैसे रिलीजन को लेकर या रिलीजन क्लैशिश में होता है वैसा नहीं होना चाहिए। और वैसा नहीं होता है क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं या ओपन माइंडेड या विलिंगनेस उसको न्यू आइडियाज़ उसको हमेशा वो कैप्चर करने के लिए वो न्यू आइडियाज़ को रेडी रहते हैं क्योंकि जितना न्यू होगा जितना अच्छा होगा टू अंडरस्टैंड द न्यू ट्रूथ इज़ इम्पोर्टेंट टू द कल्चर ऑफ द साइंस कि साइंस के कल्चर को समझने के लिए न्यू आइडिया और उसके न्यू फैक्ट को डाइजेस्ट करना उनके लिए इतना ही ज़रूरी होता है। साइंस इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक विद आवर डेली लाइफ एंड लाइवलीहुड एंड द कंडक्ट ऑफ द लाइफ इज इन द बेस्ट पॉसिबल है कि साइंस हमारे हर रोजिंदा हम बोलते हैं कि हर एक हमारे डेली लाइफ से हमारा जुड़ा हुआ है कि उसमें हर एक साइंस का जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें साइंस का योगदान ज़्यादा रहता है कि फॉर एग्जांपल वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, वॉशिंग मशीन्स हो या मिक्सर हो या फॉर एग्जांपल कोई भी बात हो तो उसमें साइंस का योगदान ज़्यादा रहता है। आगे देखते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज एम्पेरिकल empirical laws and scientific laws are often on the same thing कि जब हम एम्पिरिकल लॉ की बात करते हैं और साइंटिफिक लॉ की बात करते हैं तो वो दोनों ही सेम लेवल पे आते हैं। लॉज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। लॉज ये कायदा कानून क्यों बनाए तो डिस्क्रिप्शन उसका क्या होता है कि जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि फॉर एग्जांपल उसको हम एम्पिरिकल मतलब क्या कीजिए फॉर एग्जांपल 0.0000 ऐसा कुछ होता है तो वो मैथमेटिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो नेचुरल जो फिनोमेना आया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल नंबर्स आपको दिखाया गया है। ओके, एम्पिरिकल एविडेंस इज एन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो एम्पिरिकल एविडेंस हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है तो एक ऑब्जर्वेशन से मिलता है और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है। This data is recorded and analyzed by the scientists and is the central process as the part of scientific method। कि ये जो डाटा है हम बोलते हैं कि एम्पिरिकल जो डाटा है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। वो कौन एनालाइज करता है वो साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं और उसका जो सेंट्रल प्रोसेस होता है एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड कि उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको साइंटिफिक मेथड के हिसाब से उनको रखा जाता है। Scientific law is considered as an empirical law as long as it can be tested using experiment और observation। कि जैसे अभी का मैं आपको सजेशन करती जैसे कोविड-19 को लेकर या कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर बहुत ही सारे देश उसमें लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उसका पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं मिला है। कि जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो वैक्सीन अगर वैक्सीन लग भी गई या उसका हम इस्तेमाल भी कर सकते तो उसके लिए हमारे जेब को इतना हम बोलते कि उसका हमारा जेब उतना सहन नहीं कर पाएगी उतना वैक्सीन इतना महंगा है ये बताया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंस The objective of the science is that all empirical data that has been gathered through the observation, experience, and experimentation without bias। कि जो हम बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्या बताता है कि जो एम्पिरिकल डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया गया है एक्सपीरियंस से कलेक्ट किया गया है और एक्सपेरिमेंट वो कैसा होता है विदाउट बायस किसी के फेवर में नहीं विदाउट बायस उसके विदाउट बायस और एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं ही बोलूँ वही सही है वो बोले वही सही है ऐसा नहीं होता है। देन strength of any scientific research strength of any scientific research depends on the ability to gather and analyze the empirical data in the most unbiased and controlled fashion possible। तो उसमें क्या बताया है कि जो साइंटिफिक रिसर्च होता है वो टोटली किस पे डिपेंड होता है कि एक एम्पिरिकल डाटा पे डिपेंड होता है जो अनबायस होता है और कंट्रोल फैशन पॉसिबल जितना कंट्रोल हो सके कि उतना कंट्रोल
कंट्रोल किया हुआ एम्पिरिकल डाटा बताया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इन 1960 द साइंटिफिक हिस्टोरियंस एंड द फिलोसोफर थॉमस कॉन promoted the idea that the scientists can be influenced by the prior beliefs। तो उसमें क्या बताया कि 1960 में जो एक साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन रह चुके, फिलोसोफर रह चुके, वो थॉमस कॉन है, उन्होंने एक आइडिया बताया कि जो साइंटिस्ट होते हैं, पहले के जो साइंटिस्ट थे, दे आर इन्फ्लुएंस बाय प्रायर आइडियाज, प्रायर बिलीव्स, कि उनके पास, उन्होंने भी कहीं भी सुना होगा या सोचा होगा या वो बिलीफ में वो बिलीव करते होंगे और वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसके हिसाब से वो साइंटिस्ट काम करते हैं। दिस में लीड टू एन एलिमेंट ऑफ बायस इन द ड्राइंग इन्फरेंसेस। तो उसकी वजह से तो एक एलिमेंट वहाँ का ऐसा हो जाता है कि जब वो कंक्लूजन हो जाता है तो वो एक बायस कंक्लूजन हो जाता है कि हाँ बाबा, यहाँ से उनका बिलीफ यहाँ है कि वहाँ से ऐसा हुआ है, यहाँ से ऐसा होगा। ऐसा होगा मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्च कर रहा है कि फॉर एग्जांपल रॉक पे, या जैसे हम बोलते हैं हर एक टाइप के स्टोन पे रिसर्च करें, तो उनका एक बिलीफ होता है कि हाँ भाई, कोई साइंटिस्ट किसी रॉक पे रिसर्च कर रहा है तो इस प्रकार के रॉक उसने कहीं पे सुना हो या बिलीव किया हो कि इस प्रकार के रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं, तो उसी का उसको अटैचमेंट, उसका एक्सपीरियंस भी होगा या किसी से सुना होगा, उसने विजिट किया होगा उस जगह का विजिट किया होगा, उसकी वजह से ये उस पे वो कंक्लूजन निकालता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। दिस ऑल्सो गार्ड अगेंस्ट द साइंटिस्ट These also guard against the scientists who unconsciously or rare in the consciously veer from the prescribed research parameters, that not adhering or not following the prescribed research parameters would skew the result। तो कभी कभी ऐसे होते हैं जो गार्ड्स, हम दिस ऑल्सो गार्ड्स अगेंस्ट द साइंटिस्ट अनकॉन्शियसली, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो रॉक को लेकर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका पर्टिकुलर उसका बिलीफ उसका पहले तैयार हुआ होगा या उसका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो इसके हिसाब से वो बायस हो गया। लेकिन वो क्या होता है कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जब भी साइंटिस्ट कोई काम करता है, केसेस को हैंडल करता है, तो वो प्रिस्क्राइब रिसर्च पैरामीटर्स उसके पास होता है, तो कभी कभी वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, कि उसको फॉलो करना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से रिजल्ट कुछ अलग दिखाई देता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, साइंस इज अ प्रैक्टिकल, साइंटिफिक नॉलेज इज अ प्रैक्टिकल, साइंटिफिक नॉलेज इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नॉलेज इज अंडरस्टूड यूटिलाइज सो as to benefit the mankind, cater to the needs of mankind। तो साइंस, जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसको हमेशा लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो जिसका इस्तेमाल जब हम सही ढंग से करें तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए अच्छा है। लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियर पावर का या न्यूक्लियर एनर्जी का हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी टू हैज इट्स बेस द साइंटिफिक नॉलेज, द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो जब हम टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा काम है कि लोगों की भलाई के बारे में सोचना। ओके,
and when its application is a boon. If misused, it can become a ban. Okay, then example यहाँ पे दिया गया है harnessing nuclear power of energy is the practical application of scientific knowledge for constructive and positive or beneficial purposes. The use of nuclear energy and the knowledge of nuclear energy to make the atom bombs cause the destruction is the misuse of the scientific knowledge. जैसे मैंने अभी आपको बताया उसका पहले ही बता दिया कि जो है न्यूक्लियर एनर्जी का सही से इस्तेमाल किया जाए तो नेशन के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन जब उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका बॉम्ब बनाए जाते उसके बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाते हैं तो वो विनाश की तरह ले जा रहा है, विनाश की तरफ ले जा रहा है सोसाइटी को। Okay, आगे देखते हैं द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी in 1945 with the atom bomb resulted in the destruction and the devastation. तो जब हम हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उस 1945 में ये उनके यहाँ पे जो बॉम्ब गिराया गया था तो उसकी इम्पैक्ट आज भी उनकी जनरेशन पे दिखा है कि जो बच्चे होते हैं तो अपंग अपाहिज पैदा हो रहे हैं, हैंडीकैप पैदा हो रहा है, क्योंकि उसका जो हम बोलते हैं कि उसका जो इफेक्ट होता है जो केमिकल का इफेक्ट वो जीन्स में चला जाता है। हम जैसे बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन वो चलता ही जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन हार्नेसिंग ऑफ द विंड एनर्जी बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन विंड। या फिर दूसरा एक एग्जांपल है कि जैसे हम विंड एनर्जी का सही से इस्तेमाल करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, विंड मिल होगा। तो इस तरह से जब हम साइंटिफिक नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। कि फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल से एक और एग्जांपल देना हो तो जो हम गाय का दूध होता है, फॉर एग्जांपल जो गाय का दूध होता है हम सबको पता है वो पतला होता है, लेकिन उसको जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हम बोलते हैं कि कुछ लोग अपने हिसाब से तो जब दूध में पानी मिलाकर या और कुछ फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं डिटर्जेंट या वगैरह कुछ मिलाकर गाय के दूध जैसा ही दूध ठंडी में बेचते हैं तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। आगे देखते हैं specialized studies that result in the practical application. Then aeronautical engineering, the branch of engineering science concerned with the design and construction of aircraft. तो हम जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है, इंजीनियरिंग साइंस की जो ब्रांच है वो किससे जुड़ा हुआ है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। देन बायोनिक्स, तो बायोनिक्स का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल टू स्टडी एंड design of engineering system especially in electronic items। तो बायोनिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे बायोनिक्स प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से उसका यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह किया जाता है कि बाबा इंजीनियरिंग सिस्टम में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किससे जुड़ के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके। देन बायो इंजीनियरिंग, देन इरोगॉमिक्स कि बायो इंजीनियरिंग इरोगॉमिक्स बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच बायोलॉजिकल साइंस इज यूज्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द एनवायरनमेंट। तो जब हम जो इंजीनियरिंग साइंस की बात करते हैं जो ब्रांच है तो उसमें बायोलॉजिकल साइंस किस तरह से उसका इस्तेमाल करता है तो उसका जो हम बोलते हैं कि वर्कर के साथ, वर्कर और उसका एनवायरनमेंट के साथ उसका रिश्ता रहता है उससे वो स्टडी करता है। देन केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग इज the branch of engineering that is concerned with the design and the construction and operation of the plants and machinery used in the industrial chemical process। तो जो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला, मैंने अभी बोला कि जो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है कि फॉर एग्जांपल फ्रूट जूस बनाना है या प्लांट में से जो फ्रूट्स मिलते हैं आपको, तो उसका जूस बनाने के लिए उस इंडस्ट्री में कौन सी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द design and the construction of such public वर्क्स एज डैम्स और ब्रिजेस। तो सिविल इंजीनियर को हम सबको पता है कि डैम्स बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिविल इंजीनियर का इस्तेमाल करता है। ई इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ए उसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस दैट स्टडीज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इक्विपमेंट ऑफ द पावर जनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंट्रोल ऑफ मशीन्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसको उससे ज़्यादा पावर जनरेट कैसे किया जाए और उसको उसका बंटवारा किस तरह से किया जाए, उस मशीन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम है। Then computer science is computing, the branch of engineering science that studies with the computable process and the structure। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ साइंस है जो हमें बताता है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिट खत्म होता है।